हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवीकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय के इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे, टॉप 10। आज के इस वीडियो में प्लस जो है 10 और देखेंगे, यानी टॉप 20 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको कवर कर लेंगे। बहुत ही आसान शब्दों मैंने पिछला वीडियो जो है वो कवर किया था, आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लें एक बार। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप इसे एक बार फटाफट बस केवल देख लीजिए, आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, दो रोपड़ फसलों के नाम बताइए, या फिर पूछ लेगा दो बगाती फसलों के नाम बताइए, या आपसे पूछ लेगा दो नकदी फसलों के नाम बताइए। यानी क्वेश्चन सीधा सीधा एक बोर्ड में ना पूछकर आपसे घुमा के पूछेगा। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आप उसी में जो है घूम जाएंगे और आप कहेंगे यार मैंने तो ये तो याद ही नहीं किया था। तो दिक्कत दोस्तों हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नकदी फसल पूछ लेगा या बगाती या रोपड़ पूछ लेगा या बगाती पूछ लेगा, तो आपको समझना कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, आंसर तीनों को सेम होगा, चाहे बगाती चाहे नकदी फसल कहें, बगाती कहें, रोपड़ कहें, तीनों का आंसर एक होगा। चाय और कॉफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि चाय और कॉफी बगाती फसल है, रोपड़ फसल है और नकदी फसल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अगली क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। भारत में सिंचाई के दो साधनों के नाम लिखिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, नहर, नलकूप आप लिख सकते हैं, इसमें और भी है, लेकिन दो पूछा है तो दो ही लिखना है। जितना पूछा गया है आपको उतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। तो वर्षा जल संग्रहण करने का मतलब ये है कि वर्षा का जो जल होता है उसको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उसको उपयोग करना है, उसी को संग्रहण कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि तालाबों का निर्माण करके, देखिए तालाब जब निर्माण कर लिया जाएगा तो तालाबों में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। तालाब में जब पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात का, तो उससे हम सिंचाई में जानवरों को जो है नहलाने के लिए और जो है मछली पालने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि तालाबों का अगर निर्माण कर लिया जाए तो हम वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, भौम जल का संचय करके। यानी भौम जल का मतलब जो नल से हम पानी निकालते हैं उसे भौम जल कहा जाता है। तो भौम जल का संचय करके मतलब कि अंधाधुंध बहुत सारा उपयोग होता है। जो हमारा जल है, पीने का पानी जो है उसका अंधाधुंध उपयोग होता है, उसको अंधाधुंध उपयोग ना करके उसको जो है संचय किया जाए, उसको कम उपयोग किया जाए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए और गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन बेल्टों में जो है पानी की किल्लत हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी हो जाती है तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। अगर यहाँ पे हम भौम जल का संचय कर लेंगे तो कहने का मतलब यही हो जाएगा कि वर्षा के जल का साथ साथ हम भौम जल का भी संचय कर रहे हैं, जिससे आने वाले पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकती है। तो दो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है नीरू मेरू या फिर अरवारी पानी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। तो नीरू मेरू जो है, नीरू मेरू का मतलब होता है पानी और आप। ठीक है, नीरू का मतलब होता है पानी और मेरू का मतलब होता है आप। तो इसका मतलब होता है नीरू और मेरू का मतलब पानी और आप हो गया। और ये जो शुरुआत इसकी हुई थी ये आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, और इसमें जो अरवारी जो पानी कार्यक्रम है ये राजस्थान से शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे बहुविकल्पी में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे उस प्रकार से तैयार करें जो आपको दोनों में काम दे, यानी बहुविकल्पी में भी काम दे और आपका अति लघु में दोनों में काम हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 15वां नंबर क्वेश्चन, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हेरी डाल देंगे दो धात्विक खनिजों के नाम। इसमें लोहा अयस्क हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। दो पूछा गया है तो दो ही लिखेंगे, वैसे कई सारे होते हैं लेकिन जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। आधा नंबर इस पे मिलेगा और आधा नंबर इस पे मिलेगा, तब जाके पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं तो 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे मिलेगा,
पूरा मिला के आपको 2 नंबर यहां से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1 नंबर में पूछेगा तो आधा आधा करके पूछेगा, जब 2 नंबर में पूछेगा तो 1-1 नंबर करके पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। धात्विक खनिज का मतलब वो होता है इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। तो लौह अयस्क और बॉक्साइट में इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इसीलिए इसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। यहाँ पे 16 है कि भारत में कोयला उत्पादक के किन्हीं 2 क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो 2 क्षेत्र का नाम लिखना है, पहला है झारखंड और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो झारखंड का जो झरिया है ये काफी प्रसिद्ध है। 1 नंबर का सवाल आपसे पूछ लेगा कि झारखंड का झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है या झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जवाब होगा कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, या फिर रानीगंज जो है किस राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जवाब होगा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज और झारखंड का झरिया दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए। देखिए झारखंड, झा से झारखंड और झा से झरिया है, दोनों कॉमन है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। आप महसूस करें कि आपके बगल में कोई रानी है, रानी जो है वो गंजी है, तो रानीगंज कहाँ पे है, बंगाल, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिक भी लगा लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगला। यहाँ पे देखिए भारत के 2 अभ्रक राज्यों के नाम बताइए। अभ्रक यानी माइका इसे बोलते हैं, माइका। ठीक है, जो बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के खंभे जो काले काले पत्थर लगे होते हैं, वो काले काले पत्थर जो है वो माइका के भी बने होते हैं। बहुत सारे जो है सजावट के सामान आते हैं वो भी माइका के बने होते हैं, तो अभ्रक के बने होते हैं। तो आप इस प्रकार से अभ्रक देख सकते हैं। झारखंड और राजस्थान, ठीक है, झारखंड और राजस्थान अभ्रक उत्पादन के राज्य हैं, और भी वैसे हैं लेकिन झारखंड राजस्थान आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत के 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम पूछ सकता है या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम। तो पहला है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, दूसरा यहाँ पे है नरौरा। ठीक है, महाराष्ट्र की नरौरा उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र में जो है तारापुर महाराष्ट्र में है। ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में जो तारापुर है ये तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है जो है 19, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत की अगर बात करें तो वे स्रोत होते हैं जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें गैर परंपरागत के नाम से जाना जाता है। नवीकरणीय इसे जो है ऊर्जा भी कहा जाता है। इन्हें कहने का मतलब ये है कि चाहे पूछे अपारंपरिक, चाहे पूछे गैर परंपरागत या पूछे नवीकरणीय, तीनों का आंसर एक ही होगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। चाहे पूछ ले गैर परंपरागत क्या होता है, चाहे पूछ ले नवीकरणीय क्या होता है, या अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, तीनों का आंसर एक ही होगा। स्रोत के बारे में बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा जो है अपारंपरिक स्रोत के माने जाते हैं क्योंकि इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है? नहीं, इसका मतलब कि हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 20 क्वेश्चन में आपका सामने लास्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क के 2 क्षेत्र के नाम लिखे। यानी लौह अयस्क किन किन क्षेत्रों में उत्पादन होता है, तो उड़ीसा और झारखंड में। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड ये 2 क्षेत्र हैं जहां पे लौह अयस्क उत्पादन होता है। और भी राज्य हैं लेकिन जितना पूछा गया है उतना ही आप लिखिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने लेकर आया था। ये पार्ट 1 है जो पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपकी अच्छी खासी तैयारी करवाते रहेंगे। मुलाकात करेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।